हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ जैक बोर्ड 12th क्लास का केमिस्ट्री का मॉडल पेपर जो है सेट 1 उसका क्वेश्चन नंबर 28 to 34 का सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इससे पहले 1 to 20 नंबर क्वेश्चन का एक वीडियो है और 21 to 27 का दूसरा वीडियो है। वो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग देख लेना अगर नहीं देखे हो, नए हो तो। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सारे अपडेट्स इसमें मिलेंगे आपको, कब फॉर्म फिलअप होता है, एग्जाम डेट वगैरह सब कुछ। और साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल्स भी बहुत सारे मिलेंगे, आप चेक करो चैनल में, हो सकता है कुछ आपके काम का मिल ही जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 28 है डिस्टिंग्विश बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ तथा विभव अंतर में विभेद करे बोला गया है। तो ईएमएफ जो है ना, वोल्टेज डेवलप्ड बाय एन इलेक्ट्रिक सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये हो गया ईएमएफ का डिफिनेशन। ठीक है, ईएमएफ को फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन केमिस्ट्री में ईएमएफ का यही फुल फॉर्म होता है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं? द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इन वोल्टेज इन एनी टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। एक ओपन सर्किट में दो पॉइंट्स पे जो वोल्टेज होता है ना, उस पर ऑब्जर्व किया गया डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। सो इसका डेफिनेशन है द ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इन वोल्टेज इन एनी टू पॉइंट्स इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखोगे तो बहुत है ना। सेकंड ये है कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। जो ईएमएफ है ना, वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो है इट सोनली डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स का है, 2 डिफरेंस लिख दिए, बस इतना काफ़ी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 है राइट द टाइप ऑफ कोलाइड एंड डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट। यानी पेंट का डिस्पर्सन मीडियम और टाइप ऑफ कोलाइड बताना है। ठीक है, पेंट के कोलाइड का प्रकार तथा परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो इसका आंसर होगा द टाइप ऑफ कोलाइड इज SOL। तो मतलब जो पेंट का जो कोलाइड टाइप है वो SOL है। ठीक है, द टाइप ऑफ कोलाइड इज SOL एंड द डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट इज वाटर और ऑयल। ठीक है, तो जो पेंट का डिस्पर्सन मीडियम होता है वो क्या होता है? वाटर या फिर ऑयल। यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम ऑफ पेंट पूछा, अगर पूछ देता डिस्पर्स्ड फेस ऑफ पेंट तो क्या लिखते? पेंट पाउडर। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ऑफ पेंट इज पेंट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ का नियम क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर है, लिख लो अगर आप चाहो तो, या स्क्रीनशॉट ले लो। रॉल्स लॉ इज stated as the partial vapor pressure of a volatile component present in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। ये आपको एक्सप्लेन करना है किसके बारे में? A B करके दिया है 2 चीज़, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन और B है लायोफिलिक कोलाइड। निम्न पदों को समझाइए, भौतिक अधिशोषण और B है द्रव स्नेही। दोनों को बताना है, इसका अर्थ बताना है कि क्या है ना, इसका मीनिंग बताना है। ऐसे आप फिजिकल एड्जॉर्प्शन A नंबर लिखकर एग्जाम में जैसे आ गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो उसको फिजिकल एड्जॉर्प्शन करके उसको हेडलाइन देना है और उसके बाद लिखिएगा व्हेन अ गैस इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड बाय द वीक intermolecular forces of attraction like van der Waals forces without the formation of any chemical bond between the adsorbed and the adsorbent is called physical adsorption। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट जो होते हैं ना टर्म्स, उन सब का आपको याद रखना होगा क्या है। अब B नंबर करके लिखेंगे हेडलाइन डाल के लायोफिलिक कोलाइड, द कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज हैव अ ग्रेट एफिनिटी। एफिनिटी मीन्स यहाँ पे लव हो गया। ठीक है, एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड में डिस्पर्स्ड फेज
वो कोलाइडो सॉल्यूशन जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज जो होता है पार्टिकल का, उसको डिस्पर्सन मीडियम से बहुत ज़्यादा एफिनिटी होता है, मीन्स लव होता है, तो उसी को कहते हैं लायोफिलिक कोलाइड। चलो क्लियर है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये जो देखिए ए बी करके दिया, ए बी करके केमिकल रिएक्शन है, C2H5Br को KOH एक्वस में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, इसका आंसर मैंने लिख दिया है C2H5OH। ठीक है, आंसर इज C2H5OH। 32 का बी नंबर है, अगर CH3COOH प्लस PCl3 को रिएक्शन कराया जाए, अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा। पहले मैं बता दूं कि CH3COOH जो है इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो इसके अभिक्रिया से यानी रिएक्शन से बनेगा, क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बताना है, ठीक है, उत्पाद, तो CH3COCl बनेगा। ये हो गया प्रोडक्ट CH3COL। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स। ग्लोबुलर और फाइब्रस क्या है, प्रोटीन के दो प्रकार हैं, आपको इसके बीच में अंतर बताना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। तो एक एक हेडलाइन दीजिएगा, एक तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन लिखिएगा, एक तरफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, इसका 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट लिखेंगे तो काफ़ी है, फिर भी मैंने 3 कर दिया, इसमें से जो आपको ईजी लगे वो आप लिखना है ना। इट इज़ राउंड और स्फेरिकल इन शेप। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ना वो शेप में राउंड या फिर स्फेरिकल होता है। ठीक है, और फाइब्रस प्रोटीन जो है उसका शेप कैसा होता है, इट इज़ लॉन्ग एंड नैरो इन शेप। फाइब्रस प्रोटीन जो है ना वो शेप में लॉन्ग और नैरो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज ग्लोबुलर प्रोटीन का सेकेंड पॉइंट है कि ग्लोबुलर प्रोटीन इज सॉल्यूबल इन वाटर। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ना वो वाटर में सॉल्यूबल होता है, और फाइब्रस प्रोटीन जो है वो वाटर में यानी पानी में इनसॉल्यूबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड पॉइंट है, इसके एग्जांपल्स दिए मैंने कुछ, एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। तो ये सब जो है ग्लोबुलर प्रोटीन का कुछ एग्जांपल्स है, एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तो इसमें से आप 1-2 भी याद रखोगे तो काफ़ी है। और फाइब्रस प्रोटीन के कुछ एग्जांपल है, कोलाजन, मायोसिन, फिब्रिन, एक्टिन, इलास्टिन एंड केराटिन। केराटिन जो है ऐसा फाइब्रस प्रोटीन है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हर एक प्रोटीन का अपना अपना एक क्वालिटी होता है, हर हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग चीज़ों के लिए ये काम आते हैं, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 इज एक्सप्लेन द टर्म कोपॉलीमराइजेशन एंड गिव वन एग्जाम्पल। सबहुल्कन पद की व्याख्या कीजिए और एक उदाहरण दीजिए। कोपॉलीमराइजेशन क्या है और इसका एक एग्जाम्पल देना आपको। ठीक है, तो आंसर लिखने का तरीका है, पहले आप हेडिंग डालोगे कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच a mixture of more than one monomeric species is allowed to polymerize। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक से ज़्यादा मोनोमेरिक स्पीसीज के मिक्सचर को पॉलीमराइज करने के लिए अलाउ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मोनोमेरिक स्पीसीज इज अलाउड टू पॉलीमराइज। द कोपॉलीमर कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इच मोनोमर इन चेन। जो कोपॉलीमर होता है ना वो हर मोनोमर का मल्टीपल यूनिट्स ऑफ चेन को कंटेन करता है। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स को इच मोनोमर जो है, हर एक मोनोमर जो है बहुत सारे यूनिट्स को कंटेन करता है एक चेन में। क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि इसका एग्जाम्पल भी बताना है कोपॉलीमराइजेशन का। ठीक है, द एग्जाम्पल्स आर पॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडीन। जैसे कि मैंने इसका मीनिंग में बताया ना कि ये चेन में होता है ना, तो इसीलिए मल्टीपल यूनिट्स ऑफ इच मोनोमर इन चेन। ठीक है, हर मोनोमर का जो है चेन में बहुत सारा यूनिट्स होता है। द एग्जाम्पल आर कोपॉलीमर्स ऑफ 1,3-ब्यूटाडीन एंड स्टाइरिन, हेक्सामिथाइलिन, डाइमीन and adipic acid, nylon 6,6 and 1,3-butadiene and acrylonitrile
ठीक है। तो आप अगर सिर्फ इतना भी लिखोगे ना, इसका एग्जाम्पल 1,3-ब्यूटाडीन एंड एक्राइलोनाइट्राइल, तो इतना भी काफ़ी है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल देना, ज़्यादा लॉन्ग आंसर तो है नहीं, 2 मार्क्स का है तो एक ही काफ़ी है। तो ये हो गया आपका 32 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन हो गया 34। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप और क्लासमेट से शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।